अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम बिल्कुल खैरियत से होंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है वो अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली आज की। और हमारा आज का जो बेसिकली मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा हमारा रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल्स। यानी आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, डायनेमिक्स की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो हेडिंग डाल देता हूँ चैप्टर नंबर 3 विच इज डायनेमिक। ठीक है जी, तो आज का हमारी क्लास का मेन मोटिव क्या है? आज की हमारी क्लास का मेन मोटिव है कि आज हमने चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स करने। ठीक है, तो सबसे पहले जरा मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 शेयर कर देता हूँ आपके सामने। ठीक है जी, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 शेयर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मुझे यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि एक गाड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में प्यारे बच्चों मुझे क्या कह रहे हैं कि एक अदद गाड़ी है। ठीक है, अ कार वेटिंग 9800 न्यूटन and it is moving with the speed of 40 kilometers per hour. On the application of brakes it comes to rest. देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसका यहाँ पे डेटा बनाना शुरू करूं तो मैं यहाँ पे आपको एक बात कहूंगा सबसे पहले कि मुझे गाड़ी का जो वेट है वो दिया हुआ है 9800 न्यूटन। ठीक है, गाड़ी का वेट मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 9800 न्यूटन। एंड राइट नाउ द कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर। अब यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि इट कम्स टू रेस्ट। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जब भी हम यहाँ पे एक बात कहते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो हम इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमेशा जीरो कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब भी एक बात कहते हैं कि द ब्रेक्स इज बीन अप्लाइड या फिर द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, ठीक है, तो उस वाले केस के अंदर हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो हमेशा हम लोग जीरो कंसीडर करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो है बिकॉज ब्रेक्स हैव बीन अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट इज बीन कम्स टू रेस्ट। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो ये वाली जो मेरे पास वेलोसिटी दी हुई है ये मुझे दी हुई इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यानी आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये गाड़ी जो है वो रुक गई है। तो कह रहा बताइए कि इसके ऊपर ब्रेकिंग फोर्स कितनी लगी है। अब देखिए, मैं अब आपको सवाल पूरे की पूरी सवाल की नेचर दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले मुझे गाड़ी का दिया हुआ है वेट। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे इसने मुझे गाड़ी का क्या दे दिया? मुझे गाड़ी का दे दिया वेट विच इज 9800 न्यूटन। मुझसे कह रहे हैं कि गाड़ी जो है वो राइट नाउ मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एकदम गाड़ी पे ब्रेक लगी। जब गाड़ी पे ब्रेक लगी तो ब्रेक लगने के बाद रुकने तक, यानी वो टाइम जब ब्रेक लगी है तो ब्रेक लगने के बाद रुकने तक गाड़ी ने 50 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। जैसी ब्रेक लगी उस टाइम से लेके बिल्कुल एग्जैक्टली रुकने तक गाड़ी ने 50 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। और 50 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करने के बाद गाड़ी रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो। अब मुझसे यहाँ पे सवाल में एक ही बात पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि व्हाट शुड बी द ब्रेकिंग फोर्स या व्हाट शुड बी द रिटार्डिंग फोर्स, क्योंकि यहाँ पे डी एक्सेलरेशन का चक्कर इन्वॉल्व हो रहा है। क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आपकी इनिशियल से कम है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। एंड व्हेनेवर देयर इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप लोग जो है वो रिटार्डिंग फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने एक स्टेटमेंट लिख देता हूं। और वो स्टेटमेंट मेरी क्या है कि फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कि मेरा न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मुझे यहाँ पे क्या कहता है? देखिए, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मुझे यहाँ पे कहता है कि एफ बराबर है बेसिकली एम ए के। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का जैसे ही मैंने इसको नाम दिया, अब यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ एक और चीज लिख देता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे एम मौजूद नहीं है, ना ही मेरे पास यहाँ पे एम मौजूद है और ना ही मेरे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन मौजूद है। देखिए, एम के लिए तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी का फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ पे मैं एम को बनाऊंगा सब्जेक्ट। एम को जैसे सब्जेक्ट बनाया तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ओवर जी। ठीक है, वेट की वैल्यू मुझे दी हुई प्यारे बच्चों 9800 न्यूटन और ग्रेविटी मेरे पास आ रही है 9.8। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो बताइए व्हाट शुड बी द आंसर? ठीक है, व्हाट शुड बी द आंसर अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं
तो बेसिकली 9800 डिवाइडेड बाय 9.8, इसको हम जरा यूं देख लेते हैं कि मैंने लिखा 9800 और नीचे आ गया 9.8। अब यहाँ पे मैं 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देता हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं आप। ये हो जाएगा 9800, नीचे वाले 1000 से डेसिमल 3 डिजिट आगे गया, आगे ऊपर वाला एज इट इज बचा, तो मास आ गया मेरे पास डायरेक्टली 1000 kg। क्लियर है ये वाले स्टेप सबको? अच्छा, इसी तरह अब अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है, तो अब आप लोग बताइए, आप लोग डिसाइड कीजिए कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करूं। 9th क्लास के अंदर आप लोग बेसिकली 3 इक्वेशंस पढ़कर आ रहे हैं, तो मैं आपके सामने वो तीनों लिख देता हूं बारी बारी। फर्स्ट इक्वेशन मुझे कहती है कि वी एफ बराबर होता है वी आई प्लस ए टी के। सेकेंड इक्वेशन मुझे कहती है कि एस बराबर होता है बेसिकली वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन मुझे कहती है कि 2as बराबर होता है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के। अब आप लोग बताइए कि हम यहाँ पे कौन सी वाली इक्वेशन है? थर्ड सर थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड के अलावा हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बन रही, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके सामने रेफरेंस दे दिया फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मेरे पास ये हो जाएगा 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब मैंने यहाँ पे लिखा 2as की जगह आ जाएगा 50, वी एफ था 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और वी आई के लिए मेरे पास अब है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई मेरे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर कन्वर्जन लाजमी है। देखें, 1 किलोमीटर बेसिकली बराबर होता है हमारे पास 1000 मीटर के। इसी तरह से 1 आवर बेसिकली हमारे पास डिवाइडेड बाय बराबर होता है 3600 सेकेंड के। अब 36। अगर मुझे वेलोसिटी को कन्वर्ट करना है, तो आई नीड टू मल्टीप्लाई द टर्म बाय 1000 एंड डिवाइड द टर्म बाय 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 36। तो 400 ओवर 36, बताइए क्या आंसर आ रहा है? 11.11 मीटर पर सेकेंड। 11.11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद नॉर्मली हम लोग 3 डिजिट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11.11 का होल स्क्वायर 2 इंटू 50, दैट मेक्स इट 100 इंटू ए इक्वल्स टू माइनस 11.11 का होल स्क्वायर बताइए। 120 वन ट्वेंटी पॉइंट थ्री समथिंग आएगा। पॉइंट फोर टू वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट 123.4। फोर थ्री टू यस। 123.432। अब आप देख सकते हैं 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास ये बचा 123.432 डिवाइडेड बाय 100। जैसे आपके पास देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, तो आपका जो न्यूमरेटर है उसमें डेसिमल 2 डिजिट आपकी लेफ्ट पे रोटेट करेगा। तो फाइनली वी गॉट द एक्सेलरेशन दैट इज यस। नेगेटिव 1.234 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट m कॉमा ए इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही मैंने m और 1 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास ये हो जाएगा बेसिकली f इक्वल्स टू ma था मेरा फॉर्मूला। तो मेरे पास यहाँ पे मास की जगह आ जाएगा 1000, एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा -1.234। ठीक है, मेरे पास ये आ गया -1.234, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा -1234 न्यूटन। फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट यहाँ पे न्यूटन होता है। यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो पूछ सकता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं मजीद आपको फर्दर ऐड करता चलूं प्यारे बच्चों, और वो बात मेरी ये है कि जब भी आपके पास फोर्स नेगेटिव आती है, यू नीड टू जस्टिफाई द रीजन इज वेल। तो मैं यहाँ पे रीजन दे दूंगा कि here negative sign shows that here negative sign shows that it is a retarding force। here negative sign shows that it is a retarding force। ठीक है, तो मेरे पास नेगेटिव साइन मुझे ये बात बता रहे कि ये मेरी रिटार्डिंग फोर्स है, तभी देयर इज अ नेगेटिव साइन, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरी नेगेटिव आ रही है। ठीक है जी, आई बिलीव यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग जो है वो अपने मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली मुझे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैं लिख देता हूं जरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 मुझे यहाँ पे कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों मुझे यहाँ पे कह रहे हैं कि एक अदद हेलीकॉप्टर है जिसका वेट दिया हुआ है 3920 न्यूटन। ठीक है, एक अदद हेलीकॉप्टर है जिसका वेट मुझे कितना दिया हुआ है, 3920 न्यूटन। बात समझ आ रही है?
अच्छा, अब यहाँ पे ये बात मजीद समझाने से पहले जरा मैं आप लोगों को कुछ ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐड करना चाहता हूँ, वो बात ये ऐड करना चाहता हूँ कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगती हैं, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगती हैं, तो हम उन तमाम फोर्सेस ज्यादा का कंबाइन इफेक्ट निकालते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या कहा कि जब भी किसी, ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लगती हैं, तो हम उन तमाम का क्या निकालते हैं, कंबाइन इफेक्ट। जैसे फॉर combined. एग्जाम्पल मैं अब आपको यहाँ पे बोलूं कि भाई मेरे पास एक अदद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ पे लग रही है ऐसे करके, लेट्स कॉल दैट फोर्स एज F1। इसी तरह से मैं अगर आपको बोलूं कि भाई इसके ऊपर एक फोर्स नीचे भी लग रही है, लेट्स कॉल दैट फोर्स एज F2। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे दोनों का कंबाइन इफेक्ट निकालूंगा। लेकिन अब कंबाइन इफेक्ट निकालने के लिए दो तीन तरीके होते हैं। पहली बात, पहला इंपॉर्टेंट और की पॉइंट, अगर तो दोनों फोर्सेस सिमिलर डायरेक्शन में, तो उनकी जो कंबाइंड फोर्स होगी, जिसको हम नेट फोर्स का नाम भी देते हैं, जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स का नाम भी देते हैं, वो उन दोनों को ऐड करके निकलेगी। ठीक है, अगर तो मेरे पास दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो फिर मेरे पास जो नेट फोर्स होगी या जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, वो दोनों को माइनस करके निकलेगी। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास सिमिलर डायरेक्शन में, तो हम उनको लाइक पैरेलल फोर्सेस भी बोल सकते हैं। अगर मेरे पास वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, तो हम उनको लाइक पैरेलल फोर्सेस भी Like बोल सकते हैं। parallel और forces. अगर वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रही है, तो हम उनको तो अनलाइक unlike पैरेलल parallel. फोर्सेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ना तो वो फोर्स आपके पास लाइक पैरेलल है, ना ही वो फोर्स अनलाइक पैरेलल है, तो अब क्या करेंगे? उसके लिए फिर आपके पास देयर आर मल्टीपल वेज। आइदर हम हेड टू टेल रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, आइदर हम लोग जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड को इस्तेमाल कर लें, या फिर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को इस्तेमाल करें। देयर आर मल्टीपल वेज। ठीक है, तो वो फिलहाल अभी हमारा टारगेट नहीं है, मैंने जस्ट आपको बताने के लिए ये सारी कहानी बताई है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि भाई हमारे पास ये बॉक्स जो है वो एक अदद हेलीकॉप्टर को रिप्रेजेंट आउट कर रहा है। तो हेलीकॉप्टर का जो वेट है वो कितना दिया हुआ है? हेलीकॉप्टर का मेरे प्यारे बच्चों मुझे वेट दिया हुआ है 3920, एंड वेट एक ऐसी फोर्स होती है विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट अर्थ। बात समझ आ रही है? वेट हमारे पास कैसी फोर्स होती है? वेट हमारे पास बेसिकली कैसी फोर्स होती है जो कि विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड अर्थ के टुवर्ड्स द सेंटर से सेंटर। जी लगनी. बिल्कुल, विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट अर्थ। तो अगर मैं डेटा बनाने की कोशिश करूं, तो वेट तो आ गया मेरा 3920 न्यूटन। देखिए अब मुझे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट द फोर्स इफ इट इज असेंडिंग अप एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे दो बातें बड़ी जरूरी है। पहली बात, क्या हेलीकॉप्टर ऊपर एक्सेंड हो रहा है? अगर हेलीकॉप्टर ऊपर की डायरेक्शन में असेंडिंग ऑर्डर में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर मूव कर रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे ये आ रही है कि ये मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन। कितनी एक्सेलरेशन मुझे दी हुई है? ये यहाँ पे मूव कर रहा है विद जित एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे दो बड़े ही काम के कॉन्सेप्चुअल जुमले देखें। पहली बात, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन मौजूद है, तो इसका मतलब है 110% यहाँ पे फोर्स मौजूद है, क्योंकि फोर्स जो होती है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है। whenever there is a force there is an acceleration, and whenever there is an acceleration it is because of the force। पहली बात। दूसरी बात, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? भाई वो फोर्स आपके पास ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, वो फोर्स आपके पास किस डायरेक्शन के अंदर आ रही है? ऊपर की डायरेक्शन. ठीक है, वो फोर्स आपके पास आ रही है ऊपर की डायरेक्शन के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक अदद ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए, उस फोर्स को कितने काम करने हैं? उस फोर्स को दो काम करने हैं। पहला काम तो ये कि उस फोर्स को, इस हेलीकॉप्टर का वेट बैलेंस करना है। पहला काम क्या करना है? उस फोर्स को, इस हेलीकॉप्टर का वेट बैलेंस करना है। और दूसरा काम उसको ये करना है कि इतनी ज्यादा वेट बैलेंस करने के बाद इतनी ज्यादा इजाफी फोर्स भी पैदा करनी है जो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन जनरेट करने के काबिल हो जाए। बात समझ आ रही है? इसको जो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लेके जा रही है, उसको दो काम करने हैं। उसको पहले तो वेट बैलेंस करना है, और इतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के काबिल हो जाए। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूं कि वो जो फोर्स होगी वो नेट या फिर रिजल्टेंट फोर्स होगी, और वो बराबर होगी वेट ऑफ द हेलीकॉप्टर प्लस वन एक्सटर्नल फोर्स जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही है। मैंने उसको यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट का नाम दे दिया। बात समझ आ रही है यहाँ तक? अच्छा जी। Yes. अब हम लोग चलते हैं आगे। देखें अब नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। W प्यारे बच्चों मेरे पास बराबर होता है mg के।
W is equal into mg, whereas F is equal into ma. देखिए ये दोनों फॉर्मूलाज जो होते हैं वो एक ही चीज से डिजाइन होते हैं। बात सारी है कि यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो मैं ये Yeah. कह सकता हूँ कि यहाँ पे हो जाएगा mg प्लस ma। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया मेरे पास, ये मेरे पास हो गया एक अदद mg और मेरे पास यहाँ पे हो गया एक अदद ma। यानी अब मैं यहाँ पे आपके सामने ये बात कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास मास तो गिवन नहीं है लेकिन वेट गिवन है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि मैंने लिखा नेट फोर्स इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया W प्लस ma। लेकिन अब सवाल उठता है सर आप मास तो ही नहीं, तो मास क्या करेंगे? भाई मास के लिए W इक्वल्स टू mg को यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे दोबारा हमने मास को सब्जेक्ट बनाया, ये हो जाएगा W ओवर जी। तो मास की वैल्यू क्या आ जाएगी? वेट मुझे दिया हुआ है 3920 न्यूटन, ठीक है, वेट मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3920 न्यूटन, which is going to divide by 9.8. Can anyone please do let me know what is the mass, because I do not have the calculator right now. 400. कितना? 400 kilogram. ओके ये आ गया आपका मास 400 kg। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड आउट द नेट फोर्स। तो प्यारे बच्चों वेट की जगह आ गया 3920, ठीक है, वेट की जगह आ गया मेरे पास 3920। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3920, मास की जगह आ गया मेरे पास 400 एंड द एक्सेलरेशन इट्स 2। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, आई नीड टू फाइंड आउट द नेट फोर्स। तो वो हो जाएगा मेरे पास प्यारे बच्चों 3920 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 400, ठीक है, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 400 दैट मेक्स इट 800। 800 को अगर मैं इसके अंदर ऐड अप कर दूंगा तो मेरे पास नेट फोर्स आ जाएगी 4720 न्यूटन। ये आ गई मेरे पास Yes. 4720 न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी अब हम लोग जरा इसके आगे वाले पार्ट पे भी चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत मजेदार पार्ट है। दिस वाज पार्ट ए, लेट्स गो एंड सॉल्व पार्ट बी नाउ। पार्ट बी में देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द फोर्स इफ इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। व्हाट इफ इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो। चेंज इन वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ये होता है कि इट्स गोइंग टू बी vf माइनस vi इक्वल्स टू जीरो। तो vi को उधर ले जाएंगे तो जो भी vf थी वही vi है, कोई चेंज नहीं आया। एक्सेलरेशन का बेसिकली फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ रही है? जीरो आ रही है। अगर मेरे पास एक्सेलरेशन जीरो आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो ओवरऑल फोर्स लग रही थी पहले वाली, जो नेट फोर्स के अंदर हमने लिया था, नेट फोर्स हमने ये ली थी ना कि इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जो कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही है। अब वो फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही थी वो जीरो हो गई है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ही जीरो है। तो जब वो फोर्स ही जीरो हो गई तो डायरेक्ट अब नेट फोर्स किसके बराबर है? नेट फोर्स आपके पास बराबर होगी ऑब्जेक्ट के वेट के। इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरे पास नेट फोर्स एग्जैक्टली बराबर है बॉडी के वेट के, और वेट है मेरा 3920 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हेलीकॉप्टर ऊपर की डायरेक्शन में विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेट कर रहा था तो नेट फोर्स थी 4720। लेकिन जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर मूव कर रहा है तो अब मेरे पास नेट फोर्स उतनी ही है जितना वेट है। अब यहाँ से दो और बातें सीखने को मिली है। भाई अगर फोर्स जीरो है तो ये तो पक्का है कि एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। अगर तो आपके पास फोर्स जीरो आ रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। इसके दो मतलब हो सकते हैं कि आइदर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, आइदर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर आइदर ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, आइदर द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। यहां से मैं ये दो बातें क्लियर हो गई हैं। इसका मतलब है कि जब भी आपके पास फोर्स जीरो होती है, नेट फोर्स जीरो होती है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम हम ये बात कह सकते हैं कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर चुका है? वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है। जब वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगा तो नेट फोर्स का इंपैक्ट जीरो हो जाएगा। आई बिलीव यहां तक क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे उतार देता हूँ, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा जी ये मैंने आपके सामने
उतार दिया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये भी। मुझसे सवाल में कह रहे हैं कि 100 grams बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 10 kg गन। एक अदद 100 ग्राम का बुलेट है जो कि 10 kg 10 किलो के गन से फायर हुआ है। देखें, गन मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसको मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। और बुलेट जो है वो बेसिकली मेरा सेकेंड ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे इसको सेकेंड ऑब्जेक्ट के तौर पे कंसिडर कर लेता हूं। अब मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि भाई मेरे पास अगर मैं डेटा बनाना शुरू कर दूं, तो मेरे प्यारे बच्चों डेटा मैं बनाता हूं, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि M1 इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट इज 10 kg। तो यहाँ पे मैं ये लिख भी देता हूँ कि मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था वो मेरा गन था, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग आउट द मास ऑफ गन। सेकेंड ऑब्जेक्ट वॉज बुलेट, तो जिसका मास मुझे दिया हुआ है 100 grams, इट इज द मास ऑफ बुलेट। अच्छा जी, आप लोगों को यहाँ पे एक और बात ऐड करता चलूं कि यहाँ पे यूनिट जो है वो मुझे ग्राम्स दिया हुआ है, वी मस्ट हैव अ नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू केजी। तो बेसिकली 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम जो होता है मेरा वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसी तरह जो मेरा 1 ग्राम होता है वो 1/1000 किलोग्राम्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इस M2 को 100 को डिवाइड कर दूं 1000 से, आई कैन गेट द वैल्यू इन केजी एंड दैट इज 0.1 kg। अच्छा, देखिए अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटीज को बेसिकली U1 U2 बोला जाता है। इनिशियली आपकी गन भी रेस्ट की हालत में और आपकी बुलेट भी रेस्ट की हालत में, तो U1 भी 0 हो गया और U2 भी 0 हो गया। लेकिन हमें कह रहे हैं कि द बुलेट फायर्स विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। बुलेट वाज द सेकंड ऑब्जेक्ट, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v2। मुझसे कह रहे हैं कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। गन क्योंकि फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। गन यहाँ पे बेसिकली मेरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे कंसिडर हो रही है, तो मुझे उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने क्या लिख दिया, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि मुझे कहता है कि भाई M1U1 प्लस M2U2 हमेशा बराबर होता है आपके पास M1V1 प्लस M2V2 के, ठीक है। अच्छा, M1 मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है दैट इज 10 kg, U1 0 है, M2 मेरा सेकेंड ऑब्जेक्ट है दैट इज 0.1 kg, U2 भी मेरा 0 है। आप देख सकते हैं डेटा के अंदर M1 हमने 10 kg लिया और M2 0.1 kg है। इसी तरह अगर हम लोग फर्दर लिखें तो ये हो जाएगा M1 की जगह 10, V1 एज इट इज आ जाएगा, M2 की जगह मेरे पास हो जाएगा 0.1 और V2 की जगह आ गया 100। ये दोनों मल्टीप्लाई के 0 हो जाएंगे, ये दोनों भी 0 हो जाएंगे, तो 0 + 0 दैट इज 0। आगे मेरे पास बचा 10V1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट मेक्स इट 10। ये 10 इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 10V1 इक्वल्स टू -10, 0 से 0 कैंसिल। तो मेरे पास फाइनली रिकॉइल ऑफ द गन की वेलोसिटी आ गई -1 मीटर पर सेकेंड। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, कभी भी अगर कोई वेक्टोरियल क्वांटिटी, अच्छा मजे की बात, नेगेटिव वेक्टोरियल ही आती है, स्केलर को तो डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो जो भी नेगेटिव आ रही है वेक्टोरियल ही है। पहले फोर्स नेगेटिव आई वेक्टर थी, एक्सेलरेशन नेगेटिव आई वेक्टर थी, वेलोसिटी नेगेटिव आई वेक्टर है। तो यहाँ पे रीजन देना लाजमी है, here negative sign shows that, ठीक है, here negative sign shows that the recoil is in the backward direction, shows that the recoil is in the backward direction, ठीक है जी। आपको यहाँ पे ये बात बताता है कि रिकॉइल बैकवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा जी, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। आपके सामने जरा एक दफा क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूं, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पे आपके सामने अब लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, फिर हमें क्या कह रहे हैं। सर चलिए जी, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो अगर किसी का यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे मूव करूँ। जी सर। जी फरमाइए। जी सर, रिजल्ट लिखना जरूरी है न्यूमेरिकल में पेपर में?
मैं आपको एक बात बताऊं, मैथमेटिक्स का असूल क्या कहता है? मैथमेटिक्स का असूल कहता है कि आप जब भी किसी वर्ड प्रॉब्लम को लिख रहे हो ना, तो उसका जो फाइनल आंसर होता है ना, ठीक है, उसका जो भी फाइनल आंसर होता है, तो आप लोगों ने उसको क्या काम करना है, उसके फाइनल आंसर को आपने इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट लिखना है। तभी रिजल्ट लिखना बेहतर होता है, आपकी चीजें इम्प्रोवाइज होती हैं। जब भी आप लोग कोई पेपर अटेम्प्ट करते हैं या जब भी कोई चीज आप लिखते हैं, तो वो बेसिकली चेकर के लिए चीजों को आसान बनाना होता है। क्योंकि आपके पास पेपर, आपने पेपर दिया, आपका पेपर किसके पास गया, किसने चेक किया, किस मूड में चेक किया, किस हिसाब से चेक किया? आप बिल्कुल एक ब्लैंक कमरे के अंदर हैं, आप एक बंद कमरे के अंदर हैं जिसमें आपको पता ही नहीं है। तो मुझे आप एक बात बताइए कि जब आपके पास पेपर है ही नहीं, तो क्या आप अपनी गलत सही बात को जस्टिफाई कर सकती हैं? जब आप लोग अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप डिटेलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स दें, डिटेलिंग ऑफ थिंग्स दें, ताकि जितनी ज्यादा चीजें डिटेल होंगी, उतनी ज्यादा जो है वो आपके पास मामला आसान और बेहतर होते जाएंगे। क्लियर? Yes. चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन नंबर 4। मुझसे सवाल में कह रहे हैं कि एक मशीन गन है जो कितनी बुलेट्स फायर कर रही है? 10 बुलेट्स पर सेकेंड इनटू द टारगेट। तो मेरे पास यहाँ पे क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कि मेरे पास एक अदद मशीन गन है विच फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि द नंबर ऑफ बुलेट्स, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि द नंबर ऑफ बुलेट्स आर 10। 10 बुलेट्स फायर कर रही है और कितनी देर में फायर कर रही है? टाइम मुझे दिया हुआ है प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 सेकेंड। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि ईच बुलेट वेट्स 20 ग्राम। एक बुलेट का जो वेट है वो दिया हुआ है 20 ग्राम। अब यहाँ पे टेक्निकली इतनी बड़ी गलती है, इतनी बड़ी गलती है, मैं आपको क्या बताऊं। अब बात यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं वेट का, लेकिन यूनिट यहाँ पे यूज हो रहा है मास का। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, उसको यहाँ पे ये नहीं यूज करना चाहिए था। ठीक है, इट शुड बी केजी। 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो मेरे पास एक बुलेट का मास आ गया 0.02 kg। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे पास क्या है? ये 1 बुलेट का मास है। मेरे पास कितनी बुलेट फायर्स हो रही है? ठीक है, मेरे पास 10 बुलेट्स फायर हो 10 रही है। minutes. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं मल्टीप्लाई कि कर देंगे। टोटल मास, अगर मुझे टोटल मास निकालना है, तो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई द मास ऑफ 1 बुलेट इंटू 10। सो आई कैन से कि मेरे पास 10 बुलेट का मास आ जाएगा 0.2 kg। क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, आगे चलते हैं। Yes. एंड है द स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड। बुलेट की स्पीड कितनी दी हुई है? 1500 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया v इक्वल्स टू 1500 मीटर पर सेकेंड। अब ये इनिशियल है या फाइनल, ये बात अभी तक मुझे नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चल के देखते हैं। कह रहा फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन इन पोजीशन। यानी अगर मुझे गन को एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करना है, तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? मुझे बताइए, बुलेट फायर होने के बाद जहां पे टकराएगी, टकरा के वो रुक जाएगी या नहीं रुकेगी? रुक जाएगी। तो इसका रुक मतलब है कि जाए. आफ्टर फायरिंग इट शुड बी कम्स टू रेस्ट। सो दैट शुड बी द फाइनल वेलोसिटी और दैट इज द इनिशियल वन। तो ये 1500 इनिशियल हो गई, फाइनल मेरी 0 हो गई है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? मुझे यहाँ पे निकालनी है फोर्स। यहां तक कोई सवाल? अब सोचें कि हम यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ F इक्वल्स टू ma लगा सकता हूँ? यस सर। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ न्यूटन का सेकेंड लॉ भी, ठीक है, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई मेरे पास रिलेशन हमें फाइंड चेंज आउट करनी इन, पड़ेगी। जी, मैं यहाँ पे बेसिकली Yes. चेंज इन मोमेंटम का Change कॉन्सेप्ट in इस्तेमाल momentum करूँ। will change its time. Yes. ये बात. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सिंस वी नो that force is equivalent to rate of change of momentum with respect to time। अब डेल्टा पी मेरे पास किसके बराबर है? डेल्टा टी बराबर है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के। अच्छा, Yes. मोमेंटम होता है मेरे पास एम वी, तो ये हो जाएगा एम वी एफ माइनस का एम वी आई। ठीक है, ये दो चीजें मैंने आपके सामने लिख दी। अब मैं यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लिखूंगा, जैसे एफ इक्वल्स टू, फाइनली अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया प्यारे बच्चों? एम वी एफ माइनस का एम वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपने यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो मास आपको कितना दिया हुआ है? मास आपको दिया हुआ है 0.2, फाइनल वेलोसिटी है 0, माइनस अगेन आपको मास दिया हुआ है 0.2, इनिशियल वेलोसिटी है 1500 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय टाइम विच इज 1 सेकेंड। देखिए, ये वाला फैक्टर खत्म हो गया आपका। जैसे ये वाला फैक्टर आपका खत्म हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे ये Minute. हो गया कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है।
ठीक है। अब आपके पास क्या Yes. मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 0.2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 0.2 जब 1500 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा मेरे पास, ये डायरेक्टली बच जाएगा नेगेटिव का 300। ठीक है, Yes, मेरे negative. पास यहाँ पे ये डायरेक्टली क्या बच जाएगा, ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा डायरेक्टली नेगेटिव का 300। अच्छा जी, 300. अब अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूं कि माइनस का 300 डिवाइडेड बाय 1, क्या 1 एज अ डिनोमिनेटर कोई इंपॉर्टेंस प्रोड्यूस करता है? No. ठीक है, 1 एज अ डिनोमिनेटर मेरे पास कोई इंपॉर्टेंस प्रोड्यूस नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा यहाँ पे डायरेक्टली ही आंसर क्या बन जाएगा, डायरेक्टली ही मेरा आंसर यहाँ पे बन जाएगा F इक्वल्स टू नेगेटिव का 300 न्यूटन। क्लियर है? Yes. यहां तक कोई सवाल, कोई चीज जो क्लियर ना हो? अच्छा जी, चलें फिर सर हम लोग। सर ये बुक में आई गेस गलत आंसर दिया हुआ है। बुक में शायद कोई एरर है, Positive 300 लिखा हुआ है। 300 है सर बुक में तो। नहीं नहीं, ये बुक में फिर गलत होगा, मैंने तो आपके सामने सॉल्व कर दिया। ओ- देयर माइट बी अ मिस्टेक इन ओके। द बुक। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन पे। मैं अब आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। ये आ गया मेरे पास आपका, अल्लाह आपका भला करे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब जरा इस पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे क्या कह रहे हैं, बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक अदद ब्लॉक है। ठीक है, सवाल में मुझे क्या कह रहे हैं, a 50 grams bullet is fired into a 10 kg block that is suspended by the long cord so it can swing as the pendulum। ये नहीं, मुझे यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि एक अदद ब्लॉक है। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, एक अदद ब्लॉक है जो कि एक स्ट्रिंग से टाई हुआ है। मुझे यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों कि मेरे पास एक अदद ब्लॉक है, ठीक है, जो एक अदद स्ट्रिंग से टाई हुआ है। मुझे क्या कह रहा है कि एक अदद ब्लॉक है, एक 10 kg ब्लॉक है मेरे पास, दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली एक अदद यहाँ पे गन मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक अदद गन मौजूद है, यहां पे मेरे पास एक अदद गन मौजूद है। वो गन जब बुलेट फायर करती है, वो गन जब बुलेट फायर करती है तो वो बुलेट आके स्ट्राइक करती है पेंड इस ब्लॉक के ऊपर, ऐसे ही है। और जब इस ब्लॉक के ऊपर वो फायर करेगी तो वो क्या होगा, ये ब्लॉक अब ऐसे पेंडुलम की तरह स्विंग करेगा, ऐसे ही है। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे आ बिल्कुल जाएगा। अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा। ये नहीं, अब मैं यहाँ पे आपसे ये बात कह सकता हूँ कि भाई मेरे पास क्या कह रहा है, मुझे सवाल में कह रहे हैं कि एक अदद गन है, उसने जब एक बुलेट को फायर किया तो वो बुलेट जाके ब्लॉक पे लगी, जैसी जाके वो बुलेट आपके ब्लॉक पे लगी तो वो ब्लॉक जो है वो स्विंग करने लगा एज अ पेंडुलम। और जब वो स्विंग करने लगेगा तो वो यहाँ पर एक अदद एंगल बना लेगा, एक पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव एंगल बना लेगा। लेकिन यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बड़े मजे की चीज दिखाता हूँ और मैं आपको ये कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर तो मेरा ब्लॉक मूव किया एज अ पेंडुलम, अब यहाँ पे मेरा ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा है एज अ पेंडुलम, तो मुझे बताइए कि क्या इसने वर्टिकल हाइट कवर नहीं की, एक सर्टेन अमाउंट की वर्टिकल हाइट भी तो इसने कवर की है ना। ठीक है, यस। इसने क्या किया, एक सर्टेन अमाउंट की वर्टिकल हाइट भी कवर कर ली है। अब मैं अगर यहाँ पे डेटा बनाने की कोशिश करूं तो डेटा बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, मैं यहाँ पे कहूंगा कि भाई एक अदद गन दी हुई है। ठीक है, एक अदद गन दी हुई है और उसके अंदर से जो बुलेट फायर हो रही है उसका मास मुझे दिया है 50 ग्राम्स। तो बुलेट को मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर करूंगा, तो मैं कह देता हूं कि जो मास ऑफ बुलेट है, लेट्स कंसीडर दैट एज m1 एंड दैट इज इक्वल टू 50 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद मुझे बताइए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बुलेट की। इनिशियली तो बुलेट रेस्ट की हालत में थी, या क्या थी हमें तो मालूम ही नहीं है। फायर होने के बाद मैं कह सकता हूं ना कि अब यहां से जब बुलेट फायर हुई है तो फायर होते वक्त उसकी क्या वेलोसिटी थी ये मुझे मालूम नहीं है, टकराने के बाद वो रेस्ट की हालत में जाती है
तो वो हम उसके बारे में भी फिलहाल हमने कुछ नहीं लिखा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या थी वो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि u1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरह से मुझे मास ऑफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं which has been considered as the second object, तो मास ऑफ ब्लॉक यानी m2 मुझे यहाँ पे दिया हुआ है प्यारे बच्चों 10 kg। ठीक है, थैंक इसी यू। तरह से हमें सवाल में एक और बात कह रहा है कि a 50 grams bullet is fired into 10 kg block that is suspended by the long cord so that it can swing as a pendulum. If the block is displaced so that its center of gravity rises by 10 centimeter, what is the speed of bullet? इसको हम अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये मीटिंग एंड होने वाली है।